आप में से अधिकतर लोगों ने शार्क टैंक तो देखा ही होगा। उसमें एक फाउंडर आते हैं अमन गुप्ता, ऑडियो डिवाइस बनाने वाली कंपनी बोट के फाउंडर। बोट की स्टोरी बाहर से बड़ी ग्लैम लगती है, शार्क टैंक वाला कूल फाउंडर, सस्ते स्टाइलिश ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेस वगैरह। लेकिन जैसे जैसे कंपनी दोबारा आईपीओ की तैयारी कर रही है, वैसे वैसे उस पर सीरियस सवाल उठ रहे हैं। जैसे आईपीओ आने के पहले ही बोट के फाउंडर्स ने अपना ऑपरेशनल रोल क्यों छोड़ा है। कंपनी के ऑडिटर ने बोला है कि जो आप फाइनेंशियल्स अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं और जो बैंक को बता रहे हैं, उन दोनों में अंतर क्यों है। कंपनी के खाता हिसाब पर सवाल उठे तो कुछ और भी सवाल उठे, जैसे बोट का काम धाम कैसे चलता है, कंपनी की पूरी स्टोरी क्या है। क्योंकि कल अगर कंपनी का आईपीओ आ जाता है और आप पैसे लगाते हैं तो एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको ये सब जानने का हक है। और अगर आप इन्वेस्टर नहीं भी हैं तो भी हमारे इकोसिस्टम की इतनी बड़ी कंपनी के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए। ये सब आज अनपैक करेंगे, साथ में जानेंगे कुछ और जरूरी खबरें। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by SBI Life Insurance. बोट की शुरुआत 2016 में हुई। पेरेंट कंपनी का नाम है इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड। दो लोगों ने मिलकर शुरू किया, अमन गुप्ता और समीर मेहता। शुरुआत मोबाइल एक्सेसरीज जैसे चार्जिंग केबल वगैरह से हुई, फिर जल्दी ही कंपनी ने ऑडियो प्रोडक्ट पर फोकस किया। वायर्ड या वायरलेस ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, फिर बाद में स्मार्ट वॉचेस, वियरेबल्स और गेमिंग एक्सेसरीज तक अपना बिजनेस बढ़ाया और जल्द ही बोट इंडिया में छा गया। क्यों? कंपनी की भाषा में कहें तो पैसा वसूल प्रोडक्ट और धांसू मार्केटिंग। आपने कंपनी को जाना, अब आते हैं मुद्दे पर। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब जब एक कंपनी अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में पहली बार लाती है ताकि आम जनता भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। जसपाल भट्टी की तरह कहें तो अपनी कंपनी को जनता के पैसों और भरोसे पर चलाने का प्लान। तो बोट ने पहली बार आईपीओ लाने की तैयारी 2021-22 के आसपास शुरू की थी। प्लान था करीब 2000 करोड़ रुपए के इशू का। बाद में कंपनी ने ये प्लान वापस ले लिया, बताया कि माहौल ठीक नहीं है, शायद डिमांड ठीक नहीं है। अब दूसरी बार कंपनी ने फिर से आईपीओ फाइल किया है, इस बार साइज घटाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी 1500 करोड़ रुपए बाजार से इन्वेस्टमेंट के तौर पर उठाना चाहती है। अब यहीं पर बोट पर सवाल उठना शुरू हुए। पहला सवाल, कंपनी की नींव रखने वालों ने एग्जीक्यूटिव रोल क्यों छोड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर है। इंडिया टुडे में छपी सोनू विवेक की रिपोर्ट के मुताबिक बोट के दोनों फाउंडर्स समीर मेहता और अमन गुप्ता ने आईपीओ फाइल करने के बस 29 दिन पहले अपने एग्जीक्यूटिव रोल्स छोड़ दिए। समीर मेहता ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के पद से रिजाइन किया, अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर बोर्ड पर है। वहीं अमन गुप्ता ने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीएमओ का रोल छोड़ा, अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब कंपनी के फाउंडर्स के इस कदम का पता कैसे लगा, इसके लिए एक टर्म जानिए, वो है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो पहला कागज है जो कंपनी आईपीओ लाने से पहले सेबी को देती है, जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल, रिस्क और प्लान लिखा होता है, लेकिन इसमें फाइनल प्राइस नहीं लिखा होता। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही कंपनी की जांच पड़ताल की जाती है बोर्ड के DRHP में क्या लिखा है। सिंपल भाषा में, पहले दोनों फाउंडर्स दिन प्रतिदिन के काम संभाल रहे थे, अब कंपनी के बोर्ड पर है, लेकिन कंपनी के ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं है। ये बदलाव DRHP फाइलिंग से ठीक पहले हुआ, इसलिए जानकार कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग पर डाउट होता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे कैलकुलेटेड प्री आईपीओ पिवट कहा, मतलब आईपीओ से पहले एक ऐसा कदम जिसमें फाउंडर्स खुद कामकाज से पीछे हटकर बोर्ड पर बैठ जाते हैं ताकि आने वाले टाइम में जवाबदारी से बरी हो सके। इसके अलावा आईपीओ में फाउंडर्स अपने शेयर्स बेचकर कुछ कैश भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये जानकारों की राय है, कंपनी ने खुद ऐसा नहीं कहा है। दूसरी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल ऊंच नीच। अब कंपनी के पैसे, हिसाब, प्रॉफिट लॉस की निगरानी करने वाले ऑडिटर ने एक दिक्कत फ्लैग की है। बोर्ड की ऑडिट फर्म BSR & कंपनी LLP है। इसी फर्म के हाथ बोर्ड की DRHP पड़ी। क्या पता लगा? बैंक स्टेटमेंट्स वर्सेस बुक्स का मिसमैच, यानी कुछ सालों में कंपनी ने जो स्टेटमेंट्स बैंक को दिए वो कंपनी की अपनी बुक से अलग है, मैच नहीं कर रहे। इसे ऐसे समझिए कि जब आप बैंक जाते हैं कोई लोन लेने के लिए या किसी मदद के लिए, तो आप अपने बारे में सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी जमीन के कागज हो गए, आपकी इनकम, ये सब। उसी हिसाब से बैंक आपकी मदद करते हैं और गलत इन्फो देना एक बहुत बड़ी भूल है। खबरें कहती हैं कि बोर्ड ने ऐसा ही किया। इसके अलावा क्या पता लगा? हाई रेम्यूनरेशन। कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन 197। उसमें बताया गया है कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। ऑडिटर ने बताया कि एक साल में, और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022-23 में
बोर्ड के मालिकों और डायरेक्टर्स को दी गई सैलरी लिमिट से ज्यादा थी। स्टैट्यूटरी ड्यूज में भी देरी हुई। ये भी जानकारी सामने आई कि कुछ पेमेंट्स 2022-23 और 2024-25 में समय पर जमा नहीं हुए। ये भी ऑडिट नोट्स में है। इस बारे में कंपनी ने अपना भी पक्ष रखा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी कुछ चीजों को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी आईपीओ से ठीक पहले इतने सारे फाइनेंशियल और कंप्लायंस के रेड फ्लैग्स का सामने आना इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात है। अगली दिक्कत है एम्प्लॉय एट्रिशन। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से बोर्ड के फुल टाइम एम्प्लॉयज की एट्रिशन रेट यानी पलायन दर 34% हो गई है। ये रेट बताती है कि एक टाइम लिमिट के अंदर कितने % लोग एक कंपनी को छोड़कर गए। मार्केट्स के जानकार जयंत मुंद्रा ने अपने लिंक्डइन खाते पर इसे मास एक्सोडस कहा। उन्होंने कहा कि DRHP देखकर लगता है कंपनी के काम के कल्चर में एक सीरियस प्रॉब्लम है, खासकर तब जब कंपनी के काफी सारे शेयर अपने एम्प्लॉय को बांटे हुए हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिर्फ कोई ब्रांड लोकप्रिय है इसलिए आईपीओ खुद ब खुद अच्छा नहीं हो जाता। इस सब के अलावा बोर्ड की ब्रांड इमेज, अमन गुप्ता और इस कंपनी के आईपीओ को लेकर कई और बातें भी चल रही हैं। एक तरफ अमन गुप्ता का पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और दूसरी तरफ बिजनेस वर्ल्ड में उनकी और समीर मेहता के अपने रोल से अचानक पीछे हटने वाली बात लगातार उठाई जा रही है। ये भी लिखा जा रहा है कि आईपीओ का बड़ा हिस्सा OFS है, यानी ऑफर फॉर सेल। आईपीओ से पहले जो कंपनी में मालिकाना हक रखते हैं जैसे फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स, वो अपना कुछ हिस्सा बेचकर पैसा निकाल लेते हैं। इसे फौरी तौर पर राय ये बनती है कि क्या ये फाउंडर कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या खुद अपना पैसा निकालना चाहते हैं, या फिर एक तीर से दो निशाने। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर कंपनी के ऑपरेशन को लेकर बातें हो रही हैं। कंपनी कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है और अपने काम को कंपनी मार्केट कैसे करती है, ये सब समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेड इन इंडिया एंड असेंबल्ड इन इंडिया में एक फर्क होता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू। होता क्या है, जब कंपनीज जो इंडिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट हो उसको मैन्युफैक्चर या असेंबल करते हैं तो गवर्नमेंट से उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। सिमिलरली बोर्ड को ये इंसेंटिव मिलता है क्योंकि यस, बीइंग एन इंडियन ब्रांड, दे मैन्युफैक्चर या असेंबल जो करते हैं अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं। मैन्युफैक्चरिंग तब होती है जब आप मान लीजिए कोई हेडफोन है, उसके अंदर का माइक्रोचिप हो गया या फिर उसका जो कंडेंसर हो गया, सब कुछ आप इंडिया में ही बना रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, देन उस प्रोडक्ट को बोला जाएगा मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। लेकिन बोर्ड क्या करता है, बोर्ड अपने जो भी हेडफोन्स हो गए या फिर वेरेबल्स भी हो गए, उनके जो माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, PCBs हो सकते हैं, ये सारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं। मेन कंट्रीज हो गए, ताइवान हो गया जो कि सेमीकंडक्टर का एक मेन हब है, चाइना हो गया जहां पर PCBs और बहुत सारे सेंसर्स बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, बोर्ड इनको इंडिया में शिप करवाता है, इंपोर्ट करता है और इंडिया में इसकी असेंबली होती है। बेसिकली अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़कर प्रोडक्ट को फाइनल मार्केट में बेचा जाता है। कंफ्यूजन यही है, दे असेंबल इन इंडिया, नॉट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। बोर्ड के अपडेट्स यहीं तक। अब कुछ छोटी खबरें। पहले तो वही रुपए डॉलर वाला सीन। आज यानी 12 दिसंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 90.56 पर पहुंच गया है। हमने आपको खर्चा पानी के पुराने एपिसोड में बताया है कि इसके क्या कारण है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे फ्रेश कारण है इंडिया US के बीच ट्रेड डील होने वाली है, उसको लेकर बातचीत जारी है। अमेरिका से डेलीगेशन इस हफ्ते भारत आया और कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से बात की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक इस पर कोई पुख्ता जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता तब तक मार्केट में हलचल रहेगी, क्योंकि आपको मालूम ही है अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाए हुए है, कुछ कंपनीज पर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। इस सब को लेकर बाजार और बिजनेसेस में अनिश्चितता बनी हुई है। अगली खबर है चाइना से रिलेटेड। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने चाइनीज प्रोफेशनल्स के लिए वीजा लेना आसान कर दिया है, खासकर वहां जहां पर इंडियन कंपनीज को चाइना के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, जिससे ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग या रिन्यूएबल एनर्जी। खबर एक और है, केंद्रीय कैबिनेट की आज मीटिंग हुई और मीटिंग में कैबिनेट ने बीमा के एरिया में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 100% करने के बिल ड्राफ्ट को मंजूरी दी। अब ये बिल 19 दिसंबर को लोकसभा में डिस्कशन और वोटिंग के लिए पेश होगा। एक और खबर, आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। नवंबर के महीने की रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई 0.71% थी। बाकी चलते चलते एक और सूचना, दिसंबर लौटा और लौट आया है इंदौर का त्योहार लिड चौक अपने 5वें सीजन के साथ। 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट होगा, जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटी, लेखक, कवि, कलाकार और बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगे। ललन टॉप है लिड चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर, तो हमारी टीम भी वहां होगी और होंगे हमारे सरपंच।
तो आप भी पहुंचिए इंदौर के गांधी हॉल 19, 20 और 21 दिसंबर को। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप।